उसका आज भी नहीं आई, क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अभी? और कौन नहीं आया क्लास में, थोड़ा बताओगे मुझे? मैम प्रियांशु। प्रियांशु आ गया क्या? आ गया मैम। अच्छा ठीक है, चलो 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 देखते हैं कौन नहीं आया, देखते हैं। अभी 22 स्टूडेंट्स है, एक वंशिका नहीं आई 23, और परी नहीं आई 24, और पता नहीं कौन है। अर्चना आ गई क्या? हाँ, लुबना नहीं आई आज, है ना। 25 की स्ट्रेंथ रहती है। चलो चले स्टार्ट। यस। थोड़ा मजे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। और पहले तो चैप्टर का नाम सुन लो भाई, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स। मैम वो मैंने फिजिक्स का होता है। केमिकल चैप्टर हमारे स्कूल में एक दिन में कंप्लीट हो गया। सच में? शौक सुन यस मैम, और 3 नो बार मैम। रिवाइज हो चुका है। इतना हमारे एक बार में 4 पीरियड सर लेते हैं, फिर भी एक हफ्ते तक खिंच जाता है चैप्टर। अच्छा पढ़ाते हैं। चलो आओ, टॉपिक क्या आज बेसिकली हम करने वाले हैं यहाँ पे। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा चलो, पहले तो ना कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि भैया केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं। उससे भी पहले हम ये चीज देखेंगे कि आज डेट क्या है। डेट बताओ जल्दी मुझे। मैम 8 मई। और जो इसकी वेटेज रह रही है बच्चे आपके उसमें नीट के एग्जाम में, वो 4 to 8 मार्क्स, ठीक है। मैम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है ना? ना 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 ना, केमिकल काइनेटिक्स इज अ न्यू चैप्टर बेटा। परी आ गई क्या? यस मैम आ गई। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है आपका 3rd चैप्टर है, 3rd नहीं 4th चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का 12th क्लास में। बेसिकली हम अपने लिए एनसीईआरटी में 4 चैप्टर है। अपने लिए 3rd है, क्योंकि मैं 3rd नंबर पे आप लोगों को बेसिकली चैप्टर करा रही हूँ। सॉलिड स्टेट मैंने नहीं करवाया, वो बाद में करवाऊंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही हो चुका है, हमारा सोल्यूशन हो चुका है। इस संडे को आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सोल्यूशन का टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी, जैसे लास्ट टाइम हुई थी, क्वेश्चंस करेंगे वही, ठीक है। तो आज बेसिकली हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत बहुत मस्त वाला चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब ये लगा लो, जितना तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान लगा ना, मतलब इजी लगा, उससे कहीं गुना इंटरेस्टिंग आपका केमिकल काइनेटिक्स है। लेकिन न्यूमेरिकल, बेसिकली न्यूमेरिकल वाला ही पोर्शन है। आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे मेरी क्लासेस में कि मैम थ्योरी कम पढ़ा रही है, न्यूमेरिकल ज्यादा करा रही है, ठीक है। थ्योरी मैं बहुत कम करवाने वाली हूँ, जितनी आप लोगों के लिए जरूरी है उतनी ही थ्योरी करवाऊंगी। बाकी सारा का सारा जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा बच्चे? न्यूमेरिकल्स पे होगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है जिसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। मैम ये लास्ट है ना फिजिकल का? इसके बाद, हाँ इसके बाद आपके 2 चैप्टर आएंगे उसके, क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन, सॉरी इनऑर्गेनिक के, उसके बाद ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, थ्योरी ज्यादा नहीं है, गुंजन क्या कह रहा है देखो। थ्योरी उतनी ही आती है जितना मैं करवाती हूँ, दीपक, ठीक है। इधर आओ, अब हम ये पढ़ते हैं थोड़ा सा कि वाई केमिकल काइनेटिक्स, थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। वाई केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स को क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं 11th क्लास की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। तो देखो प्लीज पे अटेंशन इन माय क्लास, है ना, तो मजा आएगा, यू विल एंजॉय, वरना तो पक जाओगे ये चैप्टर देख के, ठीक है। पकना ही नहीं है हमें, तो थोड़ा सा फील दिलवाती हूँ कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो आप याद करो अपने 11th वाले वो दिन जब आप पढ़ के आए थे, जब आपने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स, याद करो वो दिन। कर लिया मैं। तो जो मैं वर्बली बोलती हूँ ना चीजें, जो मैं यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, आप प्लीज अपने नोट्स में मेंशन करते हुए चलो, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे बच्चे, तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको किस चीज के बारे में बताता था? मैम हीट की, मैम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में आप इतना पता लगा के आए सॉरी,
थर्मोडायनेमिक्स में आप बस किसी रिएक्शन को देख के इतना पता लगा के, वेरी गुड अनुष्का, ठीक है, कि आपकी रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही, कि आपकी रिएक्शन फिजिबल है, या यू कैन ऑल्सो से कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इतना ही स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगा के किसी रिएक्शन को देख के। आप बोलते थे कि मैम जब डेल्टा जी था, मैम आपने अटेंडेंस नहीं ली, हाँ लूंगी ना, लूंगी। आप बोलते थे कि मैम डेल्टा जी जो है लेस देन विच इज योर गिब्स फ्री एनर्जी, अगर ये लेस देन 0 है तो ये क्या है आपका स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन विजिबल है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलते थे कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स ने कभी भी ये नहीं बताया कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो कितने स्पीड से हो रही है ना, उसका कितना रेट है, कि आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन कितनी स्लो हो रही है, उसके मैकेनिज्म के बारे में थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। वो कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। कौन बताएगा बच्चा? क्योंकि फील आनी चाहिए, व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। कोई भी पूछ लेगा कि केमिकल काइनेटिक्स में बड़ी बड़ी चीजें तुम पढ़ रहे हो और यही नहीं पता बच्चों को कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इतना ही चीज एक्सप्लेन कर पाया था। उसके बाद हम चले इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे। याद करो वो दिन, इक्विलिब्रियम क्या कहता है? हम कर लिया, याद कर लिया, ठीक है। तो वो दिन आप लोगों ने याद कर लिया जब आपके टीचर्स ने आप लोगों को इक्विलिब्रियम बताया था। तो इक्विलिब्रियम में बेसिकली आप क्या पता लगाते थे? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो पा रही है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन आपकी हो पा रही है ना। लेकिन इसने भी, इक्विलिब्रियम ने ये नहीं बताया था कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है वो कितनी फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है, वो नहीं बताया था। तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में हमें ये जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको पता है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, हमारा टाइम। तो अगर किसी रिएक्शन के बारे में हमें वही नहीं पता तो भैया क्या पता। तो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम ने हमारे कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए थे। उन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम कौन सी क्लास में आप पहुंचे? 12th क्लास में। 12th क्लास में हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल बोले तो केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स बोले तो मैम कर्सर दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे। हे भगवान, रुको मैं कर देती हूँ इसको ठीक। मैम बार बार ठीक करने पड़ेंगे आपको फिर। मैं वो कर लेती हूँ। किसने कुछ बोला है क्या? नो मैम। अच्छा ठीक है, लक्ष्मी आ गई क्या? लक्ष्मी ठीक है। काइनेटिक्स बोले तो मूवमेंट है ना, या बोलूं तो स्पीड, या आप इसको रेट भी बोल सकते हो। जनरली आप रेट के नाम से सुनेंगे। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है तो बेसिकली हम उसके रेट के बारे में स्टडी करेंगे कि ये रिएक्शन ज्यादा फास्ट है, कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। ये वाली चीजें हम जो है केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वो भी हम जो है सारा का सारा किसमें पढ़ने वाले हैं बच्चा? जल्दी बोलो। केमिकल काइनेटिक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, तो आप बता पाओगे कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में हमें कुछ सवालों के जवाब नहीं पता थे, जिसको ढूंढते हुए हम 12th क्लास में आए और केमिकल काइनेटिक्स जो है पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो बेसिकली ये देखो, ये नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है मैंने। अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरा देख देख के तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इधर देखो बच्चा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट, किसका? केमिकल रिएक्शन का। और द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म से वो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, यही क्या है तुम्हारा बच्चा? केमिकल काइनेटिक्स है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है कुछ टाइप्स में। क्या बोला मैंने? रिएक्शन, अब ऐसा तो नहीं है ना, कुछ रिएक्शन आपको पता है बहुत फास्ट भी हो जाती है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती है। कुछ को साल भी लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं, और कुछ जो है मॉडरेट रिएक्शंस होती है। तो बेसिकली रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है बच्चा पार्टी 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट? एक तो सबसे ज्यादा स्लो, मॉडरेट और फास्ट, ठीक है। स्लो बोले का एग्जांपल बताओ मुझे। रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत सिंपल, अभी लास्ट क्लास में रस्टिंग पढ़ा था हमने। मैम कोरोजन वाला। हाँ,
पढ़ लिया वो सबने एनसीईआरटी में? सालों लग जाते हैं। हाँ मैम। टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, सालों साल लग जाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा मेरे को ना जाके इसका स्पीड पता करके देखो, इसका रेट पता लगा के आओ कि कितने रेट से रिएक्शन हो रही है, क्या कहोगे मैम हम पागल है क्या, इतने सालों साल बैठे रहेंगे क्या, हमसे ना हो पाएगा ये। तो हम क्या है बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस बहुत स्लो रेट पे हो रही है उनको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले लो, डायमंड से ग्रेफाइट, आपको पता है ना डायमंड से डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। तो जो आपके घर में डायमंड पड़ा है क्या ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं मैम। बहुत साल लगते हैं, बहुत सालों साल लग जाते हैं। और बेसिकली टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ता है, तो डायमंड आपका डायमंड ही रहेगा। तो ऐसी स्लो रिएक्शंस को हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हो। सुना है ना सबने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में? यस मैम। में पढ़ के आए थे कि अगर मान लो मैं एसिड ले लूं और बेस ले लूं तो इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, आपको क्या मिलता है? NaCl प्लस पानी। बेसिकली क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, Na इसके साथ कंबाइन हो रहा है, HOH जो है मिलके वाटर बना रहा है। तो जो ये रिएक्शन होती है ये क्या है, किसमें? बहुत कम नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स में ये रिएक्शंस हो जाती है, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स में रिएक्शन हो जाती है। अगर आप इसका रेट डिटरमाइन करने जाओगे तो भैया नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए जो भी हम केमिकल काइनेटिक्स में बच्चा पार्टी रिएक्शन स्टडी करते हैं वो कौन सी वाली करते हैं? जिनका जो मॉडरेट है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अभी तो शायद ये समझ में नहीं आएगा, पता नहीं पढ़ा है या आई थिंक स्कूल में पढ़ लिया होगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस ये आपका मॉडरेट टाइप का रिएक्शन है। जैसे और ले लो, जैसे हैबर प्रोसेस तो सुना है आप लोगों ने? अमोनिया, यस मैम। ठीक है, ये भी क्या है? मॉडरेट टाइप की रिएक्शन है, मतलब इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। H2O2 से मॉलिक्यूलर रिएक्शन जितने भी होंगे सारे मॉडरेट। हाँ ठीक है, वो सारी हम करने वाले। बेसिकली जिनका जो रेट है, जिसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वो वाली रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ज्यादा स्लो वाली नहीं करेंगे, जिनका रेट बहुत ही भैया बहुत ही कम है, जो पता नहीं सालों साल लग रही है, उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जो ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाती है, उनका भी रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर हो गया पहली चीज, व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, और कौन से टाइप की रिएक्शन जो है हम अपने इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बोलो जी। यस ठीक है, हाइड्रोलाइज हाँ बोलो राधिका। हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटोन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटोन लिखा है। नहीं, इथाइल एसीटेट ये होता है बेटा, इथाइल एसीटेट। अभी तो आपको थोड़ा ध्यान रख लो, क्योंकि अभी मैंने बताया नहीं ना क्या होता है। ये देखो, एक सेकंड, CH3 COO C2H5, दिस इज योर इथाइल एसीटेट। ठीक है, बोलो जल्दी। यस मैम। आगे चले, चलो आगे हम पढ़ेंगे जो मैम हमारा टॉपिक था, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का से क्या मतलब है? मतलब आप कोई बेसिकली आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, आप उसका रेट डिटरमाइन करना चाहते हो, है ना। आप देखना चाहते हो कितनी स्पीड से जो है कोई रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, कितनी स्पीड से कोई प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना हो बच्चा, तो क्या बोलोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। ऐसे ही तो रेट डिटरमाइन करोगे। रेट बोले तो क्या, कोई मुझे बताएगा? टाइम किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपका क्या बोलते हैं, आपका वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो रेट भी आप किसका देखोगे? जो आप रिएक्शन ले रहे हो, रिएक्शन में क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो पर यूनिट टाइम वो क्या है? आपका रेट है। वो क्या है? आपका रेट है। तो अगर मुझे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना हो, या एक काम करते थोड़ा और समझाती हूँ मैं इसको। सपोज बच्चे आपने ए कोई रिएक्टेंट लिए है, आप उससे बी बना रहे हो, समझ रहे हो सारे बच्चे? आपने यस मैम। या इससे भी एक अच्छा काम करते हैं, इसको आर और पी से डिनोट करते हैं, सो दैट आपको पता लगे मैम क्या बोल रही है। ठीक है,
आपने रिएक्टेंट लिया है और बेसिकली आप उससे प्रोडक्ट बनाने वाले हो। तो मान लेते हैं बच्चे टाइम t0 पे आपके हाथ में फ्लास्क है, उसमें आपने सपोज एसिड लिया हुआ है, सपोज उसकी कंसंट्रेशन है 5 मोलर। टाइम t0 पे तब तक प्रोडक्ट नहीं बना होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं देखूंगी आप रिएक्शन करवाना स्टार्ट करो। सपोज आप वही रिएक्शन क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन वाली रिएक्शन करा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने अभी पढ़ी है नहीं, सिंपल आप ये समझो जो मैं बता रही हूँ। कुछ टाइम बाद पढ़ी है। अच्छा पढ़ी है। कुछ टाइम बाद आपका रिएक्टेंट, जैसे ही रिएक्शन बच्चा स्टार्ट होगी आपका रिएक्टेंट खत्म होना शुरू हो जाएगा, बोलो। यस मैम। मैंने Yes, अपनी ma'am. तरफ से मान लिया कि 5 में से जो है 5 में से इतना कम हो गया, 3 कम हो गया, कितना बचा 2। तो जो अब 2 कंसंट्रेशन की लेफ्ट अमाउंट है वो कितनी बची है 2। 2 ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कितना बना होगा, जितना ये खत्म हुआ होगा, जितना ये 3 कंज्यूम हुआ होगा उतना ही ये फॉर्म हुआ होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, एक बार देखना थोड़ा सा ध्यान से। अगर आपको कोई बोले कि डिफाइन कर दो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, वो मैंने बता दिया, बट आपसे अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाए तो क्या लिखोगे बच्चे? वो बोलोगे आप मैम डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम के साथ ही देख रहे हो आप, इज इक्वल टू इंक्रीज in the concentration of product by per unit time, बोलो हाँ या ना? हाँ मैं तो क्या लगता है यहाँ से? आपको यहाँ से ये पता चल रहा है बच्चे कि टाइम के साथ, जब तक टाइम 0 था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं थी, 0 था, बना ही नहीं था प्रोडक्ट। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ा रहे हो आपका धीरे धीरे रिएक्टेंट कंज्यूम होके किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। और जितना ध्यान रखो, ये मैंने इक्वल टू का निशान क्यों लगाया, क्योंकि जो मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया वहां पे आपको ये दिख रहा है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना ही फॉर्म होगा। बेशक आप ऐड कर दो, 2 + 3 क्या होगा 5, और उतना ही रिएक्टेंट था आपको, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, या बोलूं मैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके, इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ बच्चे, और आओ, रेट ऑफ रिएक्शन को और क्या लिख सकती हूँ मैं, देखना ध्यान से एक बार, ये लिख सकती हूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस डेल्टा R by delta T is equal to delta P by delta T, क्योंकि मैंने क्या बोला, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन द ये 1 मोल क्या लिखा है वो आगे चल के बताऊंगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद यूनिट टाइम। तो ये क्या है, डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा क्या दिखा रहा है, चेंज ही तो दिखा रहा है, चेंज ही तो दिखा रहा है। माइनस का मतलब रिएक्टेंट में से जो कम हो रहा है वही ना, डिक्रीज। बता रही हूँ, हाँ, जो माइनस साइन है बच्चा वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज। रिएक्शन कम होता रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम। ठीक है जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे स्टार मार्क करके ये लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। क्यों पॉजिटिव कैसे आएगा आपको पता है, क्योंकि जो ये वैल्यू है, इधर देखो बच्चा, जो ये वैल्यू है वो तो माइनस में ही आने वाली है क्योंकि डिक्रीज हो रही है उसकी कंसंट्रेशन, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस इज व्हाट, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे इसको ही थोड़ा सा और लिख के देती हूँ आपको अच्छे से, जैसे R2 क्या होगा, कोई मुझे बता पाएगा, व्हाट इज R2? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से देखना बच्चे, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखूंगी, एट टाइम t पे, जब कुछ टाइम बीत गया तब आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी थी, विच इज योर R2। व्हाट अबाउट R1? Initial concentration of reactant at time 0. Time 0. 0. Okay, SE for P2
P1 के लिए लिख लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन Initial concentration of product at time 0. एट टाइम 0। अगर P2 की बात करूं तो P2 क्या है यहाँ पे? फाइनल Final concentration of product at time t. प्रोडक्ट एट टाइम T इज इक्वल टू T। तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ बच्चे? यहाँ पे यहीं पे लिखती हूँ। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इधर देखना, माइनस क्या लिख सकती हूँ? चेंज कैसे लिखूंगी? फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो। यानी कि Yes, माइनस R1 R2 minus R1 upon with t. इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाय अपॉन में T2 माइनस T1। बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, हाँ मैम तो ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी ना फिर देखती हूँ। हाँ मैम ठीक है। Yes, तो मैम। ध्यान से समझते हुए कोशिश मतलब समझते हुए चलना, क्योंकि मैम आप बोल रहे हो हाँ मैम बोलो, हम हाँ मैम बोल रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है, वो मैं जो तुम हाँ में ला रहे हो ना, वो क्वेश्चन में देखूंगी। ठीक है, तो ये जो हाँ, चैप्टर है मैम। जो ये चैप्टर है वो 7-8 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा सा अपना ग्रिप बना के चलोगे इस चैप्टर में तो कर जाओगे। ठीक है, अच्छा अब एक काम मैम, करो। मैम P2 माइनस P1 अपॉन में T क्या लिखा है? T2 माइनस T1 बेटा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अच्छा एक लाइन लिखो बच्चा, स्टार मार्क करके एक लाइन लिखोगे क्या मेरे कहने पे? Yes, ma'am. लिखो। यस मैम। आप एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं जो रिएक्शन रेट है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा या चेंज होता जाएगा? Change हो जाएगा। मैम चेंज होता रहेगा वाई? मैम, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता रहेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होता ऐसा रहेगा। नहीं सोचना है कि मैम जितना रिएक्टेंट बन रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट नहीं। कंटिन्यूसली आप देख पा रहे हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, और अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो एक स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो, रिएक्शन रेट इज जनरली not constant throughout the reaction, but commonly changes as the reactants are used up. Clear? मैम थ्रू आउट द मैम रिएक्शन दोबारा के आगे बोल दो। Reaction rate is generally not constant throughout the reaction, but commonly changes as the reactants are used up. हो जाएगा? Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मुझे थोड़ा सा देखना एक बार, आई नो आपको आता है, इधर देख लो। के बाद क्या बोला आपने? मैम जैसे हमारा इक्विलिब्रियम अगर आ गया उसके अंदर तो हमारी रेट तो इक्वल हो जाएगी ना? हाँ फिर इक्वल हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होती जा रही है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते रिएक्शन रुक गई। डायनेमिक इक्विलिब्रियम याद करो, थर्मोडायनेमिक्स, ओ सॉरी इक्विलिब्रियम। Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ मनीषा बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो, कॉमनली चेंज इनके बाद। commonly changes with reactants are used up. commonly changes क्यों? as the reactants, with की जगह लिखो as the reactants are used up. आगे है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मुझे ये बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? कंसंट्रेशन पर यूनिट कंसंट्रेशन टाइम। अपॉन में टाइम। अगर आपको ध्यान हो कि जो ये ब्रैकेट है ये किस लिए लगाते हैं, जब मैं बात कर रही हूँ सोल्यूशन फेज की, एक्वस फेज की, मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी के लिए। जब मैं बात करती हूँ आपका गैसियस फेज का, वहां पे मैं ये ब्रैकेट की जगह क्या यूज पी लिखते हैं, है ना, प्रेशर यूज करती हूँ। तो यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो Partial किसमें मोल पर लीटर। यस मैम। ठीक है, और टाइम क्या होगा? सेकंड, यानी कि जो Second यूनिट है में। वो क्या हो जाएगी बच्चा? मोल मैम आपने नीचे लीटर मोल में पर सेकंड सेकंड। लिख दिया मैम। अच्छा सॉरी अरे सॉरी। ठीक है, तो यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकंड। टाइम आपका किस में हो सकता है? आर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यस मैम। पर एसआई में तो हम सेकंड वाली ही लेंगे ना। हाँ नहीं, लेकिन आर में भी हो सकता है बेटा, मिनट में भी हो सकता है।
स्टैंडर्ड पैकेट होगी ना। बोलो। हमें चेंज करना पड़ेगा फिर सेकंड्स में अगर आर्ट्स हाँ, में से। जैसे जो बच्चे आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूनिट को चेंज करोगे। हो सकता है कि उसने कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में ना देके मोल पर डेसीमीटर क्यूब में दे रखा हो, फिर क्या करोगे? फिर तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना? समझे? यस मैम। क्या? चल, क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हो गया? कि व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा कि मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। फिर हमने देखा कि मैम आज का टॉपिक क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन था, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या? जैसे आपका वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आप देखते हो। रेट कैसे देखोगे? रेट किसका देख रहे हो आप? किसी रिएक्शन का ही तो रेट देख रहे हो। रिएक्शन में है क्या? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम वो हमने देख लिया। टाइम के साथ क्या चेंज आएगा आपको पता है। टाइम के साथ क्या चेंज आएगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम क्या होगी बच्चा पार्टी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली ये मैं वैसे टॉपिक कराती नहीं हूँ और क्वेश्चन भी नहीं आते, बट आप लोगों का एनसीईआरटी में से तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, सिर्फ उसका नाम चेंज हो गया, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। इधर देखो बच्चे। ओके, तो बेसिकली इधर देखना, ये तुम्हें फिगर समझ में आ रहा है क्या? ये ग्राफ समझ में आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन यस मैम, ये Yes, इक्विलिब्रियम ma'am. में देखा है ना कि आपका जो बेसिकली जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रहा है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज हो रहा है ना। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया आपको बच्चे, यस मैम। तो ये क्या है? ये चेंज है। चेंज इज व्हाट? चेंज होता क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। कि फाइनल आपका रिएक्टेंट क्या था और स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट क्या था? हाँ श्रेषी, जरूरी थोड़ी है कि रिएक्टेंट ही मतलब डिक्रीज होगा, हो सकता है प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो जाए जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ये साइन देखना बेटा किसका लगाया हुआ है? इक्विलिब्रियम का साइन रहता है तब होता है वो ऐसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट में जा रही हूँ। जनरल बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके मैम। ठीक है, चलो उल्टी रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, वो फिर आपको कुछ ना कुछ तिगड़ी भिड़ा के उसको उल्टा भेजना पड़ेगा। इधर देखो सारे के सारे एक बार। तो यहाँ पे ये डेल्टा क्या दिखा रहा है? चेंज दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपको रेट निकालना है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब ज्यादा डिफरेंस हो बेसिकली टाइम में, तो उसके लिए आप ये क्या लगाते हो? डेल्टा लगाते हो। अच्छा खासा अगर टाइम में डिफरेंस है तो आप क्या लगाते हो? क्या यूज करते हो? उसको एवरेज रेट। एवरेज। तो ये डेल्टा जो है वो किसके लिए? फॉर लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। आप ये कुछ नहीं है, सेम वही एक्सप्रेशन है, सिर्फ इसको क्या बोल दिया गया? एवरेज रेट बोल दिया गया। जैसे मान लो आपका क्या है? रिएक्टेंट है, T1 टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन मान लो इतनी है, मतलब जब टाइम क्या है? 0 है ना। कुछ टाइम बाद क्या होगी? उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होके कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई। देख पा रहे हो आप बच्चे? और आपने देख लिया कि इस T टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है। सेम फॉर प्रोडक्ट, कि जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट कितना था? टाइम जब कुछ बीत गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? P2 हो गई। ठीक है, तो आपको जब एवरेज रेट निकालना होगा, हाँ साक्षी मैं आ रही हूँ अभी बच्चे। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज रेट निकाल सकते हो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होता है? R2 माइनस R1। यस मैम। P2 माइनस T1। सेम फॉर प्रोडक्ट मैम, P2 माइनस P1 माइनस सॉरी डिवाइड बाय T2 माइनस T1। बोलो हाँ या ना। यस। तो अगर आपको टाइम दे रखा हो, चेंज निकाल लोगे आप, आराम से निकाल लोगे। ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बहुत सिंपल था। एंड व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं है। बेसिकली जब आपको शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में निकालना होता है, बेसिकली आप डेल्टा को हटा के क्या लगा देते हो? डी लगा देते हो। डिफरेंशिएशन। आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं स्लोप लेके जो है स्लोप कह रही हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि इसमें थोड़ा लार्ज डिफरेंस है। आप इजिली बता सकते हो। इसमें क्या होता है, जो भी आपका ग्राफ होता है ना, उसमें क्या करता है? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इधर देखो सारे के सारे बच्चे, टेंजेंट ड्रॉ करके जो है आप स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। सिंपल आपको क्या करना है? डेल्टा को रिप्लेस कर दो डी से। अगर आपको कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, आपको कुछ नहीं करना, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका क्या कर देना है?
जल्दी बोल। डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कर देना है, वही आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो ये देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, instantaneous rate is determined graphically by drawing a tangent at a time t on either of the curve for concentration of r and p versus t and calculated slope. Slope क्या है, यही तो है slope. dp by dt is your slope. dr by dt is your यस slope. मैम, पढ़ते हो ना ये मैथ्स में, यस मैम, Yes, पढ़ते हैं मैम। तो वही है ये। पेपर में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, पेपर में नहीं आएगा, बट क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जो कि काफी मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, और वो कराने के लिए मुझे ये बताना जरूरी था, अदरवाइज ये मैं ना बताती। ठीक है, चलो आओ आगे क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. हाँ मैं एक बार लास्ट लेटर दिखा दो, मैंने लिखना था। हाँ, ले लो बेटा, चलो यस मैम, हो गया। ओके अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आई नो सॉल्यूशन है इसका, लेकिन हम पहले खुद समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो बेटा ध्यान से, फॉर अ कंसंट्रेशन फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको कंसंट्रेशन दे रखी है प्रोडक्ट की, कोई बात नहीं, वो बेसिक किसी की भी दे दे चलेगा, 2.5 टी स्क्वायर माइनस 4 मोल पर लीटर, है ना। पहले आपको क्या निकालना है बच्चे, एवरेज रेट निकालना है, टाइम दे रखा है T1 और T2, और आपको इंस्टेंटेनियस रेट भी निकालना है। तो एवरेज रेट कैसे निकालते हो बताओ, P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस P2 माइनस B1। ठीक है, यानी कि आप फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कैसे पता करोगे बच्चे, जब आप टाइम क्या पुट करने वाले हो, 12 सेकेंड, है ना, बोलो ना, यस मैम। सॉरी Yes, 20 सेकेंड, आई एम सो सॉरी, 20 सेकेंड, मैम 20 सेकंड और होगा ना, इनिशियल के लिए 10 सेकेंड। 10 तो सेकंड। एक बार आप टाइम को पुट करो 20 सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, और जब आप टाइम को 10 सेकेंड पुट करोगे तो आपका आ जाएगा P1 आ जाएगा। ठीक है, अगर C की टर्म्स में लिखना है तो C2 माइनस C1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 आपके पास ऑलरेडी है, तो क्या ये आ जाएगा, बताना मेरे को, 75 हाँ मैम। लीटर पर सेकेंड, बताइए क्या ये आ जाएगा, यस हाँ मैम, आ गया मैम। मैम। आ गया। अच्छा अब क्या निकालना है आपको, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे। तो बच्चा कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको उसका डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन कह रही हूँ, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते हैं बच्चे, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, 2x होता है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। आगे ले आते हैं, पावर को आगे ले आते हैं ना, इनटू 2, यस मैम। और ये क्या कांस्टेंट का क्या होता है, 0, 0. ठीक है, और टाइम कितने पे निकालना है, 12 सेकेंड पे, तो यानी कि 24 into. यही हो जाएगा। Yes, ma'am. 60। यस मैम, सही है मैम। ठीक है, तो बस निकाल लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जी। हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने करवा दिया। अब आओ एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ फ्रिक्शन। अभी क्या था बच्चे, आप एक चीज नोटिस कर पाए हो, आप इधर देखना, तब तक मैं सिंपल रिएक्शन ले रही थी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करी थी, इसके आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं था, आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं। यस मैम, बराबर Yes, था सब। तो यानी कि जो रेट था, जिस रेट से आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा था, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट भी बन रहा था, सो सिंपल। यस मैम। लेकिन Yes, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो आपके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, अब वो मैं चेंज करने वाली हूँ। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूं, कंबशन रिएक्शन सबने पढ़ी है, हाँ मैम। बड़े एक बार चेक कर लेना, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, तभी आप ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अगर बैलेंस ही नहीं है रिएक्शन तो नहीं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो नहीं कर पाओगे। चेक करो बैलेंस है, बैलेंस है। बैलेंस है मैम। अच्छा अब एक बात देखो बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप मोल कंसेप्ट में पढ़ के आए थे, वैसे मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। इसका मतलब क्या है बच्चे, कि आपको बोलने दो, आई नो तुम सारे इंटेलिजेंट हो, अपनी जो इंटेलिजेंसी है ना वो अपने स्कोर में लेके आया करो तुम लोग, समझे कि नहीं समझे। तो वहाँ पे मैम रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है। तो फिर ऐसी तू नीट में भी बोलियो मेरे को कि मैम वहां पे नहीं हो पाया, फिर मैं चार्टर लगाऊंगी। नहीं मैम, उधर हो जाएगा मैम। फिर मैम दिल्ली आके ही मारेंगे एक एक के घर पे जाके। मैम फिर आपको दिल्ली आना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ठीक है। अशर आप हो यहाँ पे बेटा क्लास में, यस मैम।
बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, अभी शुरू से समझ के चलना है, ठीक है? यस मैम, समझ रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। प्रियांशु यस मैम। हो, ठीक है। यस मैम। चलो, तो बेसिकली अगर आपको याद हो बच्चे, तो मोल कंसेप्ट में आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैप्टर पे लेके जाऊं 11th का, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि मुझे ना 5 मोल ऑफ क्या चाहिए, मुझे 5 मोल चाहिए O2 गैस, जब वो 1 मोल हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्लीट कंबशन होए, तो आई नीड 5 मोल्स ऑफ O2, ठीक है? आई नीड 5 मोल्स ऑफ O2, जो कि 1 मोल C3H8 के साथ रिएक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम ठीक है, यानी कि जब आप इसका 1 मोल ले रहे हो, तो ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? जल्दी बोलो। 5 5। और इसके कितने बन रहे हैं? 3 मोल ऑफ CO2 और 4 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो बेसिकली हम रेट कैसे लिखते हैं फिर? रेट ऑफ, अगर आपको रिएक्शन लिखना हो रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये याद रखना, ये मत भूल जाना, अभी याद करो, ये मैंने बताया था डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये लिखा था मैंने। तो यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन अब ध्यान रखना, अब क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं क्या बात करने वाली हूँ? पर मोल बात करने वाली हूँ, मैं पर मोल बात करने वाली हूँ। बोलो हाँ या ना? यस मैम। बोलो। यस मैम। हाँ मैम। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ 5, इधर देखो, इधर देखो, मुझे 5 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोकार्बन चाहिए? 1 मोल। जल्दी बोलो। 1 मोल। या मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ? हाँ ठीक है, तो मुझे 1 मोल O2 के लिए कितना चाहिएगा? 1/5 C3H8। 1/5 तो हाइड्रोकार्बन। यानी कि मैं क्या बात करूँ? पर मोल बात कर रही हूँ। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे बच्चा पार्टी, तो कैसे लिखेंगे? इधर देखिए सारे के सारे, माइनस, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है, माइनस dy/dt, किसकी कंसंट्रेशन? C3H8 की। बोलो हाँ या ना? यस। इसके आगे कोफिशिएंट कितना है? 1, तो मैंने नीचे कुछ भी नहीं लगाया, 1 ही आएगा, ठीक है? इज इक्वल टू माइनस dy/dt ऑफ O2, लेकिन पर मोल बात कर रही हूँ, तो नीचे कितना लगाऊं? जल्दी बोलो। 5। इसका क्या सीन है बच्चे? प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मैं प्लस का लगाऊंगी, यानी कि 1/3 dy/dt CO2 इज इक्वल टू 1/4 dy/dt ऑफ H2। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जब भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात आएगी, आप डेल्टा वाला नहीं लगा के आएंगे फॉर्मूला, आप ये डी वाला लगा के आएंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा आप लोगों को। जब जब मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालूंगी, तब तब मैं dy/dt यूज करूंगी। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है, वैसे ये गैसियस प्रोडक्ट है, इसमें ये कंसंट्रेशन लगाना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पे मुझे प्रेशर यूज करना चाहिए था, बट ठीक है, आपको समझा रही हूँ तो चलेगा, समझ जाओ, ठीक है? तो आपको किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लिख लोगे? बोलो हाँ या ना? यस। जैसे मान लो ये आपका क्या हेबर प्रोसेस है, ये क्या बच्चा पार्टी? आपने कभी एक चीज नोटिस की है कि जो इसका डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव होता है? क्यों? कोई मुझे इसका कंसेप्ट बताएगा, इसके पीछे क्या कंसेप्ट रहा होगा? मतलब बेसिकली जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, वो रिएक्शन क्या है? फेवरेबल है ना? तभी आपको पता हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन कोई मुझे इसके पीछे का रीजन बता सकता है क्या? मैम क्या बताने की क्यों है? मैं ये पूछ रही हूँ कि डेल्टा एच नेगेटिव है, राइट, एक्सोथर्मिक है, तो मुझे इसका रीजन बता सकते हो कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? मैम ये तो एक्सपेरिमेंटल है, हमें क्या पता? और H2 है ना मैम, उनके दोनों के बॉन्ड बन रहे हैं तो स्टेबल बनेगा ना। वेरी गुड, शाबाश। ये पता है किसका क्वेश्चन है? ये पीएचडी में पूछा था इंटरव्यू में, जो अभी मैंने तुम लोगों से पूछा।
मैम अब नौकरी लगाओ मैम मेरी मेरे साथ। इधर देखो, सुनो, देखो वैसे तो ना ये सारी रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि कौन सा, अब हम हर एक रिएक्शन का तो नहीं पता करते हैं ना कि ये एक्सोथर्मिक क्यों हो रही है, ये एंडोथर्मिक क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से कि ये रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन का हम पता भी लगा सकते हैं। जैसे देखो बच्चे कैसे, सिंपल है, आएगा नहीं, सवाल नहीं आएगा, जस्ट तुम्हारा थोड़ा सा केमिस्ट्री में नॉलेज बढ़ा रही हो और कुछ नहीं। आपको पता है नाइट्रोजन क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। यस मैम। यस मैम। हाइड्रोजन क्या होता है, ये होता है। अमोनिया क्या होता सिंगल है, बॉन्ड। ये होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है। यस मैम। यस मैम। तो पाई बॉन्ड टूट चुके हैं और सिग्मा बॉन्ड में चेंज हो रहा है। यू नो वेरी वेल कि सिग्मा बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। तो जब आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, व्हेन यू गोज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो एनर्जी क्या होगी भाई, डिक्रीज होएगी। रिलीज होगी, यानी कि डेल्टा एच इज व्हाट, नेगेटिव। समझे। इसलिए ये रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक की, जो थी एक स्टूडेंट से पूछा था पीएचडी में। चलूं आगे, यस मैम। चलो। अब कहाँ थे हम, कहाँ थे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे। फील आ रही है क्या, चैप्टर बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, सच्ची बताना। नो नो मैम। मैम। शारदा करा नहीं लग रहा है तो अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर मजेदार लगेगा। तो जल्दी देखो, अगर मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, माइनस माइनस डी बाई डी टी ऑफ माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, नीचे लिख दूं क्या थोड़ा सा, हाँ, 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अब आप अपनी बुक्स में ना कुछ नई नई टर्म्स भी देखोगे, जैसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना, डिसअपीयरेंस, या रेट ऑफ कंजप्शन। बोलो हाँ या ना, देखिए ऐसी टर्म्स। यस मैम। तो आपको पता है कि आपके रिएक्शन में कंजप्शन किसका हो रहा है, N2 का और H2 का हो रहा है। बोलो, यस मैम। आपको ये पता है कि आपकी रिएक्शन में N2 और H2 खत्म हो रहे हैं, तभी तो अमोनिया बन रहा है। तो अगर मान लो आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता दो N2 का, तो यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है, यानी कि वो बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2। Rate of reaction. माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2। ध्यान रखना इस चीज का, कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं जब आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और कंजप्शन पूछा जाता है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको बोले कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बता दे भाई, किसके लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन। तो यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है माइनस डी बाई डी टी ऑफ H2। ऐसे ही अगर वो आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस बता दो, किसका, अमोनिया का, तो यानी कि डी बाई डी टी NH3। ये बच्चे ना पूरे साल कंफ्यूज रहे थे मेरे लास्ट बैच वाले, मैम कब कोफिशिएंट लगाना है, कब कोफिशिएंट लगाना है। तो मैं अभी आपको बता के चल रही हूँ, जब जब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है N2 का, तो आप वहां पे कोफिशिएंट नहीं लगाओगे। एग्जामिनर आपसे सिर्फ यही जानना चाह रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? हाँ, इस रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करके ही आप ये निकालोगे। इस रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करके आप, इस रेट एक्सप्रेशन को यूज करके ही आप किसी का भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसी का भी रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो, हाँ जी बोलो बेटा। मैम एक बार दोबारा बताएं। क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से तुम लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। चलो करें क्वेश्चन। यस मैम। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करने हैं। ये कब आया हुआ है, नीट 2019 में आया हुआ है, ठीक है, ओके। तो आपको बोला हुआ है फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2। मैम इसके ऑप्शंस मिक्स नहीं हो रहे, मैम कंफ्यूज हो रहे हो ऑप्शंस में। कोई बात नहीं, तुम लोगों को जितना आता है ना, अब तुम अपनी तरफ से ऑप्शन बी।
बी होगा, बी नहीं होगा भाई। ऑप्शन बी। देखते हैं आपको क्या दिया हुआ ऑप्शन डी बच्चे, होगा। इधर देखो, लास्ट होगा ना। ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, इधर देखो सारे के सारे। तो यहाँ पे कैसे, जिसको समझ में नहीं आया था, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, किसने पूछा था दोबारा बता दो बच्चे। मैम मैंने पूछा हाँ। था ऑप्शंस में, बी और सी में नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं, हो रही है। प्रभजोत ने पूछा था ना मैम, दोबारा बता दो। देख बेटा, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगी प्रभजोत, सिर्फ वही आपको बताना है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3। तो अब देखो कौन सा एक्सप्रेशन सही लग रहा है भाई तुम लोगों को। बी मैम। बी क्यों बोले भाई तुम लोग, मैम बी में ये तो बोला था माइनस मैं। दे रखा है, बी बोला माइनस था। है में। गलत है, ये वैसे ही गलत हो चुका है, इनटू में नहीं आ सका, पर मोल की बात करते हैं, और ये भी क्या है, रोंग है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चिंदी क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। और बोलो, यस मैम। क्लियर। यस मैम। यस मैम। देखो बच्चे, आज ना एक ना सच्चाई बताती हूँ, नीट का पेपर ना आप लोगों को पता है मुश्किल तो आता नहीं है ना, लेकिन बच्चों के देखो फिर भी इस बार स्कोर नहीं बना, 500 पे अटक गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, उनको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है ना। पहली बात है वो 11वीं में पढ़ते नहीं है, यहाँ पे लोचा हो जाता है। दूसरी, रिवीजन ही नहीं करते हैं। अगर वो रिवीजन, टीचर्स के नोट्स भी अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं ना, तो 600 प्लस थे उनके नंबर, बट नहीं कर, मतलब कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने मेहनत नहीं की, दिन रात एक कर दिया उन्होंने 12वीं में। 500 लाना आसान बात नहीं है, बच्चे 300 से 400 में ही अटक जाते हैं नंबर। ठीक है, पेपर इजी है लेकिन कंपटीशन यहाँ पे है, समझे। तो आपको पेपर इजी है, कर लोगे, लेकिन जो कंपटीशन है तगड़े वाला, आपको पता है 21 लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, सिर्फ 1 लाख सीट है। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की बात करूं तो कितनी सीट है, अराउंड 70,000 इतनी सीट्स है मैम 47,000 है। 57, हाँ सॉरी, वो तो उसको मिला के, प्राइवेट कॉलेजेस को मिला के, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना आप। मैम जिसके 500 आए हैं तो उसे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा? MBBS में नहीं मिलेगा, BDS में मिल जाएगा। जिसका 550 स्कोर है उसको BDS में मिल जाएगा। एक मिनट रुको, मैम एमबीबीएस कॉलेज के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 600 प्लस, 600 प्लस चाहिए होंगे। गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए? हाँ जी, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए 600 प्लस चाहिए होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट के लिए आपको 600 प्लस चाहिए। BDS बेटा डेंटिस्ट्री कोर्स होता है, डेंटिस्ट का कोर्स होता है, वो ज्यादा अब स्कोप नहीं रहा उसका, BDS का, उसका ज्यादा है, क्या नाम है, यूनानी और आयुर्वेदा वाला जो है ना, मैम उसका BMS का, आयुष BUMS का। का मैम। हाँ, BAMS आयुर्वेदा और BUMS यूनानी मेडिसिन, इसका स्कोप ज्यादा है। तो अगर आप लोग मतलब सोच रहे हो कि अगर MBBS नहीं तो BDS, क्योंकि उसमें ज्यादा कट ऑफ चाहिए, तो पता नहीं कितना अच्छा रेप्यूटेटेड कोर्स होगा, नहीं है, वो पिट गया है वो कोर्स। तो अगर आप लोग करना ही चाहते हो, मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 1 साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता, तो बेटर है, BDS से बेटर है आप लोग आयुर्वेदा या यूनानी वाले में चले जाए। अगर MBBS है तो फिर उसको ही रखो अपना एम, ठीक है। इस पे आओ, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलो। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। प्रभजोत, थोड़ा थोड़ा समझ में आया बच्चे? प्रभजोत है क्या यहाँ मेरी क्लास में? प्रभजोत गायब। इधर देखो, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि इस 3 तरीके से लिखी जा सकती है, इसको आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन K डैश, बिटवीन K एंड K डबल डैश। मैम ये हाँ, तो राजू। सर के ऊपर से गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। लास्ट क्वेश्चन था बेटा एक एक करके मैम बोलो। क्वेश्चन है। मैम, उस जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे अमोनिया बन रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए था ना, ये देखो ना यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ बेटा। ओके 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 मैम। ठीक है, समझ गए? हाँ मैम, मुझे इतनी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने बी कहा।
अब क्लियर हो गया क्या फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ये खराब से भी लिखा हुआ है, इस वजह से भी तुम्हें लग रहा है। एक्चुअली ना जो एमटीजी की बुक है ना उसमें थोड़ा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा सा। इधर देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, कैसे करेंगे? पहले तो इसको लिख लें क्या, जो मैंने सिखाया आपको बच्चा। मैंने Yes, अभी तक ma'am. आपको क्या सिखाया? मैंने अभी तक सिर्फ आपको पूरी क्लास में एक यही एक्सप्रेशन सिखाया है, -12 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 d/dt ऑफ NO2। इधर देखो सारे के सारे, मैं फिर बोल रही हूँ, चैप्टर बिगड़ जाएगा अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो। d/dt ऑफ O2, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes. क्वेश्चन तो कोई नहीं कराएगा। अब मुझे ये बताओ, ये कितना दिया हुआ है? आप लोग थोड़ा देख पा रहे हैं क्या? -d/dt ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ है बच्चे? KN2O5 KN2O5. ठीक है, लिख दूं? Yes, ma'am. d/dt ऑफ NO2 कितना दिया हुआ है? K-N2O5। देखिए, Yes, ma'am. d/dt ऑफ O2 कितना दिया हुआ है बच्चा पार्टी? K-N2O5. बेटा एक तो ना अपना माइक म्यूट कर लो, जिसने भी अनम्यूट किया हुआ है, मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो N2O5 से N2O5 कैंसिल। Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन ध्यान रखो -12 लगाओगे आगे, मतलब k/2 होगा, यहाँ पे होगा k-4, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है? d/dt दिया हुआ है ना, कोफिशिएंट को तो रखोगे ना अपने पास। तो माइनस हाफ आएगा ना आगे। हाँ, यानी कि k, नहीं माइनस क्यों बच्चे, -d/dt की तो वैल्यू है KN2O5, माइनस इंक्लूड किया हुआ है ना। ओके। ठीक है, तो k/2 k-4 इज इक्वल टू k डबल डैश। कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना? रिलेशन निकालना, निकाल दो। हाँ मुस्कान, क्या बोलो आंसर? देखो ना, पहले हम इन दोनों को ले ले, जल्दी देखो क्या हो जाएगा। इधर देखिए, 2 2 जा 4, तो k' क्या हो जाएगा? 2k। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. अब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ले लो, k डबल डैश इज व्हाट? k/2। देख लो कौन सा ऑप्शन है। Ma'am, B option. B होगा मैं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। Ma'am, अच्छा. यस मैम। ये आया हुआ आप लोगों के नीट 2020 में। रीचा आप कुछ कह रहे थे बच्चे, रीचा राधिका दोनों में से कुछ कह रहे थे बेटा। No, ma'am. अर्पिता बोलो। एक बार रिपीट कर दीजिए। 2 बार रिपीट कर दूंगी। एक तो ना तुम्हारे बैच में ना इतना शोर आता है ना, मुझे इतना शोर आता है, मैं सब लोगों का ना वो बंद कर दूंगी माइक, सच बता रही हूँ, फिर चैट बॉक्स में No, ma'am. मैम वो मैं रिचा बोल रही हूँ, मेरे को अटेंडेंस लगवानी थी। अटेंडेंस लगवा के चली जाओगी क्या क्लास से? नहीं मैम, क्योंकि मेरी अटेंडेंस लगी नहीं है किसी भी क्लास में। वो बेटा मैं लगाऊंगी ना, लेकिन क्लास के एंड में लगाती है खुशबू मैम अटेंडेंस। क्योंकि मैम मुझे ना पता नहीं था, उस दिन मैंने सर से, फिजिक्स वाले सर से कहा था, तो उन्होंने कहा कि लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे लगा केमिस्ट्री में भी नहीं है। हाँ सेम, केमिस्ट्री में भी नहीं है, लेकिन आपका नाम आगे दे दिया। आई थिंक आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा मेरे साथ ये। यस मैम, मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, तो बेटा अब 2 चैप्टर हो चुके हैं, ये न्यू चैप्टर है, तो इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए चलो, है ना। ओके मैम। ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था अर्पिता, पहले तो तुम वो काम करोगी जो मैंने सिखाया था। ये सिखाया हुआ मैंने, यस मैम। यही सिखाया मैंने 1 घंटे के लेक्चर में, सिर्फ हम ये समझ आ गया मुझे। ठीक है। तो अब ये देखो, इसकी वैल्यू देखो, -d/dt ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ है? KN2O5। तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर दिया k, ठीक है ना, k/2 इंटू N2O5। ऐसे ही इसका पुट कर दिया वैल्यू, और मैम आ ऐसे गया ही सर। इसका कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इक्वेट करना है, रिलेशन निकालना है। चलूं आगे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। हैबर प्रोसेस दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इफ d/dt, यहाँ लिख देती हूँ, अगर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, आपको बताना है -d/dt ऑफ H2। करो, जो मैंने सिखा रखा है वैसे करो। पहले रेट लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो बच्चा पहले। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। लिख लिया मैम. क्या होगा देखना,
-1/3 d/dt ऑफ H2 और हाफ d/dt ऑफ NH3। डी आ रहा है क्या सबका? चेक कर लेते हैं। अब ध्यान रखना आपको क्या निकालना है, इधर देखो बच्चा पार्टी, -d/dt ऑफ H2 निकालना है, तो 3 को उधर ले जाओ, है ना, ऐसे ही तो करोगे ना। 3/2 d/dt ऑफ NH3 कितना दिया हुआ है बेटा, इधर देखना, 2 into 10 की पावर, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 3 into 10⁻⁴ मोल पर लीटर डी। पर सेकेंड। हो गया? आया कॉन्फिडेंस? आया? चलिए 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 ठीक है। 5th क्वेश्चन कीजिए। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, आपको क्या बताना है, अब देखो इधर क्या बताना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयंस। आपको क्या बताना है, ब्रोमीन का रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है, इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। कैसे होगा बताओ, सोच समझ के बताना। कोमल कह रही है D। डिसअपीयरेंस में तो स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन देती है। हाँ नहीं लेते ना, तो देखो ना d/dt ऑफ Br2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, नहीं लग रहा। है ना। मैम लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अच्छा मैम रिलेशन बताना है, रिलेशन है ना, रिलेशन बताना है, इज रिलेटेड टू। बी होगा। देखो ना, हाँ बी होगा, देखो डी होगा, बी बॉल या डॉग। मैम Ball. डी फॉर D for ball. मैम Sally, बॉल बॉल Ma'am, D for ball. अशर 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 बताएंगे। अशर बता बेटा। मैम एक बार क्वेश्चन बता दिए दोबारा से। अच्छा जी, क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ा। मैं कह रही हूँ कि इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन बताना है तुम्हें, इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन। एक काम करो, इक्वेशन लिखो, किसकी बात कर रहे हैं, Br2 की बात कर रहे हैं वो, और ब्रोमाइड आयन की, तो इन दोनों को उठा लूं मैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उठा लिया, और वो क्या हो जाएगा, -1/5 d/dt ऑफ Br नेगेटिव। ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि Br2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, ये 3 को पहुंचा दो उधर। मल्टीप्लाई। यस मैम 3। यस मैम। यस। क्योंकि आपसे पूछा था कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन किस तरह से रिलेट है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन से। क्लियर? यस मैम। क्लियर। यस हो जाएगा? यस यस मैम हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो फिर, हो जाएगा तो इसका मुझे आंसर तुम ही बताओगे। फॉर द रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है बच्चे, ध्यान से देखना, N2O5 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, से क्या बन रहा है, 2NO2 हाफ ऑफ O2 बन रहा है, ठीक है। आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, सॉरी इतना दे रखा है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यू हैव टू टेल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, NO2 एंड O2। आपको ये दिया हुआ है कितना, 6.25 इंटू 10⁻⁻³ आपको निकालना क्या बच्चे, d/dt NO2 निकालना है, और आपको क्या निकालना है, d/dt ऑफ O2। बताओ क्लियर हुआ, निकालना क्या है? अगर क्लियर हुआ है तो 21 स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हो तो प्लीज निकालो। मैम सी। सी आ रहा है, मैं चेक करती हूँ। यस मैम सी है। बी आ रहा है। मैम सी आ रहा है। मैम सी आ रहा है। ओके लेट मी चेक। जागृति है क्या? यस मैम। कहाँ हो? अच्छा, आज कौन नहीं आया भाई क्लास में? 21 बच्चे हैं, 26 बच्चे होते हैं ना, 5 बच्चे कौन गायब है? मैम अर्पिता नहीं है वो, आज अर्चना मैम, अर्चना भी तो है। मैम अच्छा, आयुष। हाँ आयुष तो अटेंडेंस लगने आता था बस। आयुष नहीं है, और वंशिका नहीं है, लुबना नहीं है, 3 बच्चे तो ये नहीं है ना। चल आ जाओ बच्चा, कैसे करें, करवाऊं मैं इसको सोल्व? तो क्या लिखेंगे इधर देखो, पहले तो -d/dt ऑफ N2O5 है ना, हाफ ऑफ d/dt ऑफ NO2
और ये क्या हो जाएगा, हाफ कितना कितना है ये 1/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। इसमें ही गड़बड़ करोगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलो निकालते हैं अब इसको, भी आएगा। ठीक है निकालते हैं। क्या निकालना है आपको, निकालना है फॉर्मेशन। तो यानी कि क्या होगा बच्चे, d/dt ऑफ NO2 क्या होगा, अरे रुक जाओ मेरे को तो निकालने दो। ये हो जाएगा -2/5 इंटू N2O5, कितना दिया हुआ है 6.25। यस तो इसको सोल्व करके देखना कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है। मैम 1.25। पक्का यस मैम। 1.25 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। एंड व्हाट अबाउट O2, कर लो इसको भी। इसका 3.125 आ रहा है। क्या करोगे, क्या करोगे, ये 2 नीचे ले आओ, 2 नीचे आ जाएगा उसके। यानी कि हाफ ऑफ 6.25 इंटू 10⁻³ यानी कि 3.125 इंटू 10⁻³ ऑप्शन आ गया आपका बी। सी कौन बोल रहा है भाई, मैम ऊपर से सी बोल रहे थे सबसे ज्यादा। यस मैम, ये सब सी बोल रहे थे। क्यों क्यों सी क्यों बोल रहे थे। मैम मुझे नहीं पता, मैंने तो डी बोला था। मैंने भी बी बोला। बोल मैम, आएगा, मैंने भी बोल बोला। बोल आएगा, बोल, ठीक है। चलो 2010 का क्वेश्चन था ये, 2018 में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन करो बच्चा। सी मैम। निकम इज, अच्छा प्रियांशु बोल रहा है सी। अभी मैम सी करवाया, होगा। अभी करवाया ये, ठीक है हो जाएगा। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल कबाड़ा करके दे दिया क्वेश्चन का। तो एक काम करो, एक काम करो, तुम जैसा दिया हुआ है ना बस उसको वैसा लिख के देख लो और देख लेना ऑप्शन मैच करके। क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द कंजप्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा करेक्ट रिलेशन है। तो हम एक काम करते हैं, सारा लिख ले। यस सारा मैम। लिखने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है Br2 और Br नेगेटिव के बीच में रिलेशन है ना, अभी करवाया था आई थिंक ये। इधर देखो बी ऑप्शन हो जाएगा फिर मैम। 3/5। मैम ए -3/5 होगा। तो यानी कि d/dt ऑफ Br नेगेटिव क्या हो जाएगा 3/5 हाँ -3/5। d/dt ऑफ Br2। कौन सा ऑप्शन होगा चेक करना, मैम 3/5 होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो होगा मैम। सकता। मैम ए होगा। ये होगा मैम। हाँ ठीक है, माइनस का आएगा, इसमें माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर। यस मैम। ऐसे ही बिल्कुल इसके आगे वाला भी चिंदी क्वेश्चन है, कर दो। H2 + I2 से 2HI बन रहा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है बच्चा। ये होगा मैम, बी। बी आएगा क्या, यस मैम। बोल मैम डी है। मैम इसमें डेल्टा क्यों लगा के दिया हुआ है। कोई बात नहीं, डेल्टा अब क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि डी लगाना है बट क्वेश्चन ही यही बोल रहा है डेल्टा, तो डेल्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को देख के चलना पड़ेगा। चलिए, कई बार ऐसी चीजें कर देता है, कई बार क्वेश्चन ऐसी चीजें कर देता है जो हम उसका उल्टा सीखते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत देखने को मिलेगा आपको ऐसा, तो फिर जैसे क्वेश्चन ने बोला हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मैम हाँ बेटा। मैम एक बार बैक करना वो क्वेश्चन में। हाँ हाँ मैम इसमें माइनस क्यों आया है, माइनस डेल्टा H2/D2। बच्चे H2 और I2 रिएक्टेंट है ना, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हो रही है क्या विद टाइम, यस मैम। है ना। रिएक्टेंट में आप माइनस का साइन लगाते हैं ना बच्चा। यस मैम। क्लियर। यस मैम। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करो, फिर एक ये वाला और खत्म। तीनों के तीनों जेई मेन के क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। आपको ये है रिएक्शन दी हुई है बच्चे, हैबर प्रोसेस ही टाइप है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसमें अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, -d/dt ऑफ NH3 दिया हुआ है, d/dt ऑफ N2 दिया हुआ है, d/dt ऑफ H2 दे रखा है। आपको क्या करना है, रेशियो डिराइव करना है K1 K2 और K3 के बीच में। शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ, मैं भी शुरू हो जाती हूँ, तुम भी हो जाओ। कर रहे हो। यस मैम। अशर बेटा तू बताएगा इसका आंसर अब।
करो, मेरे उसमें मत देखना, चीटिंग नहीं करनी। मैम आपने K1 NH3 लिखा है, K NH3 है? कहाँ पे? K1 है बेटा, K1 K2 K3। जब भी आपको रेशियो बताना हो ना, 1 के इक्वल पुट कर दिया करो पूरी इक्वेशन को। जब भी आपको रेशियो बताना हो तो 1 के इक्वल पुट कर दिया करो, और अलग अलग ले लो इनको। कैसे लोगे इधर देखना, पहले K1 ले लो 2 आएगा, K2 ले लो 1 आएगा, K3 ले लो 3 आएगा। तो क्या रेशियो हो जाएगा? 2:1:3। अच्छा क्वेश्चन है, यस Yes. का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। हो जाएगा। जब भी रेशियो बताना हो, मैंने आपको ना सारे जितने टाइप के बनते थे क्वेश्चन सारे करा दी, इससे बाहर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। तो जब भी हम आगे जब भी आपको रेशियो बताना हो 1 के इक्वल पुट कर देना। चलो एक और क्वेश्चन है, 2021 में आया जेई में। इतना गजब का क्वेश्चन है ना, इतना गजब का क्वेश्चन, क्या बताऊं मैं आपको। पहले मैं देखूंगी कि आप लोग कितना अच्छे से सोल्व कर पाते हो, उसी के बाद मैं करवाऊंगी। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद मैं करवाती हूँ। मैम ये येलो से क्या लिखा है आपने? 3 है। 0.3010। दीपक आज कहाँ है बेटा? आज बोल नहीं रहा क्लास में तू। मैं तो चैट में तो देखा। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा है ना, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए बच्चे। मैम मेरे को तो लगता है हैं, क्या बोल रहे हो? एक तो ना तेज बोला करो, मन में खा जाते हो क्या बोल रहे हो। हाँ, क्या बोल रहे बेटा दीपक? कुछ नहीं मैम। क्या हुआ, आज मूड ऑफ है क्या? नो मैम। नहीं है, फिर बोल क्यों नहीं रहा आज कुछ? मैम क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा, x की 2 y की 1। बट बच्चे आपको क्या बताना है? a और b बताना है। a और b बताओ। कैसे आया कोमल? कोमल बच्चा मैम x की वैल्यू 2 हो गई है और y की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा इथेन है और इसका डबल करेंगे तब ब्यूटेन हो जाएगा। अच्छा, कैसे किया बेटा ये क्वेश्चन? वैसे तो शाबाश, बहुत अच्छे से किया। मैम जो log 10 और ये ये पूरा दे रखा है, और ये जो 0.3.1 है ये log 2 की वैल्यू है। तो और ये पूरी Very आइडेंटिटी बन रही है मल्टीप्लाई वाली, log मल्टीप्लाई वाली, तो मैंने ऐसे सॉल्व करा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आपने पहले किया है क्या जेईई मेन का ट्राई? नो मैम, इट इज फर्स्ट टाइम। चलो आ जाओ इधर आओ। क्या किया इसने पता है क्या? इसको क्या कर लिया कोमल ने? log 2 लिख लिया। एंटी लॉग ले ले। अरे इसको लिख लो ना log 2। log 2 की क्या वैल्यू होती है सर? 0.3010 होती है, राइट। अब क्या करना है? log m इंटू n क्या होता है? इधर देखो सारे, log m प्लस log n। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, थोड़ा सा देखना। इधर देखो बच्चे सारे, log माइनस da बाय dt। इधर देखिए सारे, इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको देखो कैसे लिख सकती हूँ, log db बाय dt इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिखूंगी ना log mn। बोलो यस मैम। तो मैं क्या करूं? इधर देखना, माइनस, एक सेकेंड, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आ रही होगी, थोड़ा सा और क्लियर लिखती हूँ। log माइनस da बाय dt, ध्यान से समझना, ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 log db बाय dt लिख दूं, कांस्टेंट है ना। अब क्या कर रही हूँ मैं? log से log उड़ा दूं, हाँ मैम। log से log उड़ा दूं, तो
तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डीए बाई डी टी माइनस डीए बाई डी टी 2 टाइम्स हो गया है डीबी बाई डी टी का। तो अब सारे ऑप्शन मैच कर लो, यहाँ पे क्या होगा, अगर ए मैं C2H4 लूं, अगर ए में C2H4 लूं तो बी क्या हो जाएगा, उसका डबल, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बोलो हाँ। अगर मान लो उसने x और y की वैल्यू पूछ रखी होती तो कैसे करते बच्चे, तो आप लिखते 2a से b बन रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू 2 होती और y की वैल्यू 1 होती, लेकिन इसने पूछ क्या लिया, a और b पूछ लिया, तो क्या होगा, ए आपका C2H4 होगा, उसका डबल कर दो, यू विल गेट योर वैल्यू ऑफ C4H8। कैसा क्वेश्चन था अर्पिता, क्या समझ में नहीं आया इसमें? हमें जो लॉग वाला आपने किया, अरे देखो बेटा, इधर देखो, हाँ मैथ्स है, थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का मसाला है। देखो बच्चे 0.3010 क्या होता है, log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इधर देखना, log dB बाई dt प्लस log 2 क्या हो जाएगा, log mn का फॉर्मूला नहीं बन गया, log m प्लस log n, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकती मैं, बोलो हाँ या ना। फिर मैंने क्या किया, log माइनस डीए बाई डी टी आपको दिया हुआ था, तो log से log हटा दिया मैंने, बच गया क्या ये। अब देखो अर्पिता, यस मैम, माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डीबी बाई डी टी। तो आपसे पूछा क्या है, ए और बी की वैल्यू पूछी है, तो देख लो फिर क्या होगी, निकल जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिससे नहीं हो पाएगा? निकल गया। चलो हो जाएगा, हो ठीक है। गया। वाला क्वेश्चन करो बच्चे, फिर मैं बस आपको छोड़ दूंगी। The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 mole per liter after 30 minutes. The rate of formation of NO2 क्या बताना है आपको बच्चा, D by dt of NO2 बताना है। यस मैम। बताओ फिर, हो जाओ शुरू। यही होगी NO2 की फॉर्मेशन, बताइए। यस मैम। 4 को मैं ऊपर ले गई, तो यानी कि मैं क्या करूं, डायरेक्ट इसको क्या लिख दूं, -2। बोलो हाँ, इतना समझ में आया क्या? यस मैम। तो अब क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी N2O5 की 3, राइट, और 30 मिनट बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इतनी, यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इधर देखो, डेल्टा। हाँ डेल्टा, एवरेज रेट निकालना है। तो क्या होगा बच्चे, बताओ मुझे, -2 क्या होगा, R2 माइनस R1। यस मैम। ठीक है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 2.75 माइनस 0। तो बस कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ कैसा था ये क्वेश्चन? इजी था मैम। मैम इजी। ठीक है, कुछ नहीं करना, जब भी आपको ये दे रखा हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, कुछ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई, ठीक है, तो बस लगा दो एवरेज रेट, R2 माइनस R1 del 2 माइनस A आ रहा है इसका आंसर। यस मैम। अगर A आ रहा है तो फिर A ही ठीक है, अगर A आ रहा है तो A ही ठीक है बच्चा, हो जाएगा। अब जैसे देखो, इसमें देखो मिनट में दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं, आपका टाइम मिनट में है, तो यूनिट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गई, मोल पर लीटर पर मिनट। बोलो हाँ या ना। हाँ मैम ए है इसका 1.5 आ रहा है, जैसे 1.6 1.6 आ रहा है, 1.5 मैम 1.66 चलेगा, ठीक है मैम। हो गया। अब देखो हाँ मैम। क्या हुआ, आज हमने क्या किया, सिर्फ ये बताओ, आज हमने रेट ऑफ रिएक्शन वाई केमिकल काइनेटिक्स केमिकल रिएक्शन। प्रियांशु व्हाट आर यू सेइंग बेटा? मैम लास्ट उसमें दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा बिल्कुल, 2 बार कर दूंगी। ये देखो प्रियांशु, ये आपके पास N2O5 का डिकम्पोजिशन करवा रखा है NO2 और O2 में, आपको ये बोल रखा है जब टाइम 0 था, मतलब टाइम 0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो। यस मैम।
जब जब वो बोलेगा इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब आपका टाइम क्या है, कुछ भी नहीं है, उस टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तब तो था N2O5 की कंसंट्रेशन 3 मोल पर लीटर। 30 मिनट बाद जब उसकी कंसंट्रेशन देखी तो कम हो गई 2.75। आपको पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो बस कुछ नहीं करना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो, ये आ जाएगा। क्या करना है, R2 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय T2 माइनस T1। T2 क्या है, 30 मिनट है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रखा आगे? वो 1 मिनट शायद ध्यान नहीं दिया बेटा तूने, इधर देखो, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख बेटा, 1/2 हाँ, d by dt of N2O5 N2O5 is equals to 1/4 and d by dt NO2। 4 को ऊपर ले जाऊं, यस मैम, 2। 4 को ऊपर ले गई तो 2 से 2 कैंसिल, ओके मैम। ठीक है, वो मैंने मिनट का कन्वर्ट कर दिया सेकंड में इसलिए। कोई बात नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको यूनिट को चेंज करने की नीड नहीं है, बिकॉज जो आपको आंसर दिया हुआ है वो आपको पर मिनट में ही रिपोर्ट करना है, तो यू डोंट नीड टू चेंज यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? तो आज हमने क्या किया, आज हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला किया, ये वाला, और इसी पे ही देखो कितने क्वेश्चन आते हैं। खुद सोचो अब कितना इंपॉर्टेंट है ये, खुद सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, उस एक फॉर्मूले से मैंने 13-14, अभी तो सिर्फ मैंने ये 13-14 क्वेश्चन, अगर आप जेई की बुक खोलोगे ना 15-20 क्वेश्चन और मिलेंगे ऐसे ऐसे। सबके पास जेई की बुक है क्या? नो मैम। है। No. मैंने आपको ई बुक का वो लिंक दिया हुआ है, उस पे जाना, क्लिक करना, उसमें आपको 71 जेई मेन के नाम से बुक मिलेगी। यस मैम तो है। आपको 12-13 क्वेश्चन और मिलेंगे इस टाइप से। वो मैंने क्यों यहाँ पे ऐड नहीं किए, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन थे, तो इस वजह से मैंने रिपीट करना उनको जरूरी नहीं समझा। तो अब तुम ये सोच लो कि एक फॉर्मूले पे इतने क्वेश्चन बन गए हैं, तो सोचो पूरी केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या होने वाला। ठीक है, तो बस आज मैंने क्या बताया, आज बेसिकली हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था व्हाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की क्या जरूरत। ठीक है, तो हमने देखा कि कुछ चीजें थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम नहीं बता पाया था, तो हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम रिएक्शन का रेट स्टडी करना चाहते हैं कि रिएक्शन कितना फास्ट हुई, कितना स्लो हुई, है ना, उसका रेट क्या था, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने आज क्या सीखा, सिर्फ आज हमने, अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी हो उसका रिएक्शन का रेट निकालना सीखा, है ना। अगर हमें कोई भी रिएक्शन दे रखी हो तो हमने उसका रेट निकालना सीखा। क्या होता है रेट? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। तो आई होप कि लेक्चर क्लियर हुआ होगा। यस मैम।